हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की सीबीएसई बोर्ड का है। हमारे 3 मेथड है नेशनल इनकम को काउंट करने के। हमारे 3 मेथड है, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिड मेथड से हम जीडीपी एमपी निकलता है, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है। इन तीनों ही मेथड से हमको क्या कैलकुलेट करनी होती है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। आज हम करेंगे अपना वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड के और 3 नाम हैं। हम इनको जिनको एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तीनों नाम देख लेते हैं। वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। ये तीनों नेम आपको लर्न करने हैं। क्या क्या नेम है इनके? प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड। हमको क्या काउंट करनी होती है? नेशनल इनकम। वैल्यू एडिड मेथड में क्या है? सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम क्या लेते हैं? प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरिशरी सेक्टर, P प्लस S प्लस T। प्राइमरी सेक्टर में क्या इंक्लूड करते हैं हम? कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किस में आता है? हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्लस सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, कॉटन से, कपास से कपड़ा बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, एक पदार्थ से दूसरी वस्तु को बनाना। थर्ड में क्या आता है? टेरिशरी में क्या आती है? सेवाएं, सर्विसेज आती हैं, बैंक की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, डाकखाने की सर्विस एंड डॉक्टर की सर्विस। इन तीनों को क्या करते हैं हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करते हैं। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु। जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं, पिछले हमने चैप्टर्स में किया हुआ है कि जब भी हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं को क्या कर देते हैं? नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की को ही काउंट किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और देख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में और क्या क्या ऐड करते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपको गिवन होगी, डायरेक्ट गिवन होगी, रुपीज़ में गिवन होगी, 70 लाख या करोड़, इस तरह से कुछ गिवन होगी। एंड चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ईयर की स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है, अकाउंटिंग ईयर जो हमारा चलता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके क्या निकल जाता है? हमारा चेंज इन स्टॉक निकल जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, हमारे 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके बदले में क्या दिया जाता है हमको? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इन चारों के अलावा और जो बच जाता है, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसको नॉन फैक्टर इनपुट में ऐड किया जाता है या इंटरमीडिएट कंजम्पशंस में ऐड किया जाता है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। बुक में से है 86 पेज नंबर, एग्जाम्पल 1 है। On the basics of the following data about an economy which consists of only 2 firms, find out value added by firm A and B, and सेकेंड नंबर पर है ग्रोस वैल्यू एडिड या जीडीपी एट एफसी। हमको इसमें गिवन है वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। जीडीपी एमपी निकलेगा, पहले फर्म ए का निकलेगा, फिर बाद में फर्म बी का निकालना है, और सेकंड में हमने क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं वैल्यू एडिड फर्म बाय ए। ए में क्या क्या ऐड करेंगे? हमने आपको ऊपर बताया था कि वैल्यू एडिड में क्या करते हैं? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स बाय फर्म ए फर्स्ट नंबर इसमें ऐड करेंगे। एंड अब देखो इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है। इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह क्या लिखा हुआ है? आपको डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं वो। परचेजेस फ्रॉम फर्म बाय बी, फर्म बी बाय फ्रॉम फर्म ए। ये जो परचेजेस है ये हमारी क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शंस है। इसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। फिर 4th नंबर पर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। चेंज इन स्टॉक में क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फर्म ए का निकालने हैं तो फर्म ए का ही लेकर चलेंगे 5th नंबर पर, और 7th नंबर पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। इन सबको हम क्या कर देंगे? तो हमारा क्या निकल जाएगा? वैल्यू एडिड बाय फर्म ए निकल जाएगा।
तो वैल्यू एडिड बाय फर्म में हमने क्या क्या लिया, सेल्स बाय फर्म में माइनस परचेजेस फ्रॉम फर्म बी, मतलब कि लास्ट में फर्म ए लिखा हुआ है, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा फर्म ए का कितना निकल गया, 55 लाख निकल गया। और अब देख लेते हैं वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। फर्म बी में क्या ऐड करेंगे हम, फोर्थ पॉइंट सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी। और थर्ड पॉइंट परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी का ही लेना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया ये फर्म बी की, थर्ड नंबर पर है, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है फर्म बी की। फिर चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। तो ये 200 लाख माइनस 60 लाख प्लस 35 लाख माइनस 45 लाख, तो ये कितना आ गया हमारा, 130 लाख आ गया। आपको पहले ही बताया था कि वैल्यू एडिड मेथड से हमारा क्या निकलता है, GDP-MP निकलता है हमारा। और सेकंड में हमने क्या निकालना है, GDP@FC निकालना है। तो GDP-FC पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि जब हमको MP से सेम है हमारा GDP, MP को अगर FC में चेंज करना है तो क्या कर देते हैं, माइनस NID, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देते हैं हम उसमें माइनस कर देते हैं। तो हम पहले GDP-MP हमारा फर्म ए प्लस फर्म बी का दोनों को ऐड किया हमने, 55 लाख प्लस 130 लाख, तो 185 लाख आ गया। फिर हमने माइनस क्या करना है, माइनस NID, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, GDP@FC निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, 87 पेज नंबर है बुक में, न्यू बुक है। कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, और बी पर निकालना है नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जब भी हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है तो क्या निकालना होता है, NNPFC निकालना होता है। तो पहले ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि GDP-MP हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरिशरी सेक्टर, इसमें डायरेक्ट गिवन है तो इन तीनों को प्लस कर दोगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टेरिशरी, फिर माइनस इंटरमीडिएट इनपुट, इंटरमीडिएट इनपुट को आप माइनस कर दोगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट्स को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, GDP@MP निकल जाएगा। सेकंड में हमने क्या निकालना है, NNPFC, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, NNPFC होती है। FC चेंज करने के लिए आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि जब हमको G से N लेकर आना होता है, G से मतलब ग्रोस, N का मतलब नेट, तो ग्रोस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, पहले माइनस डेप्रिसिएशन प्लस D क्या है, डोमेस्टिक, N क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। P हमारा सेम है और वो MP है और FC है। MP को FC में चेंज करने के लिए NID क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, NNPFC निकल जाएगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारे कंजम्पशंस, जो डेप्रिसिएशन है डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, जो फिक्स कैपिटल ऑफ सेक्टर है ये हमारे डेप्रिसिएशन को शो कर रहा है। कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल ऑफ द ऑल सेक्टर, ये क्या है, हमारी डेप्रिसिएशन है। GDP-MP फर्स्ट में से जो भी आपका है 750 लाख आ गया, 750 लाख माइनस कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल ऑफ द ऑल सेक्टर, माइनस का 80 लाख इसमें माइनस कर दोगे, प्लस NFIA जो आपका जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है, रिसीव्ड माइनस पेड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पे टू द नॉन रेजिडेंट्स। इन दोनों को जो माइनस करके निकल जाएगा वो आपका क्या निकल जाएगा, NFIA। फिर हमने क्या किया था, माइनस NID, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट ही गिवन है, डायरेक्ट गिवन नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर और सब्सिडी। जो थर्ड पॉइंट है और सेवंथ पॉइंट है, तो टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाता है।
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने के लिए टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इन सबको सोल्व करके आपका आ जाएगा 630 लाख। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसकी देख लेते हैं प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एडिड मेथड। प्रिकॉशंस क्या हैं? वैल्यू एडिड को यूज करते हुए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सेल्स एंड द परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेटेड वैल्यू एडिड। जब भी हम कोई नई वस्तु खरीदते हैं, जैसे हमने कार खरीदी है या कुछ भी हमने खरीदा है, तो जब हम उसको फर्स्ट टाइम खरीदते हैं तो उसकी जो उसका प्राइस होता है उसको हम उस नेशनल इनकम में काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब उसको सेकेंड टाइम पे करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो सेकेंड टाइम पर उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। केवल जो उसके पर जो कमीशन होता है, कई लोगों का क्या होता है, बिजनेस होता है सेकेंड हैंड गुड्स का, सेल्स एंड परचेज का, जो उनका कमीशन होता है, ओनली कमीशन को ही नेशनल इनकम में वैल्यू एडिड में ऐड किया जाता है। सेकेंड हैंड गुड्स को वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इनकी वैल्यू ऐड हो चुकी होती है। फिर है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। हम केवल नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में ऐड हो चुकी होती है। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? जो काम हम स्वयं करते हैं। मान लो हमारे पास एक घर है, उस घर में अगर हम उसको रेंट पे देते हैं, तो रेंट के लिए हमारी इनकम हो रही है, तो उसको हम किस में ऐड करेंगे? नेशनल इनकम में ऐड करते हैं उसकी वैल्यू को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो है। अगर हम उस घर में खुद रह रहे हैं और किसी को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी तो है, तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इम्प्यूटेड रेंट। कोई भी काम जो हम स्वयं कर रहे हैं, हाउस वाइफ है जो अपना काम खुद करती हैं, उनकी जो वैल्यू है उसको भी नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। अगर हम वही काम बाहर करवाते हैं, बाहर पे कर रहे हैं, तो किसी और बंदे की तो इनकम है ना वो, तो उसको हम नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।